हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज को, जो कि पूरी तरीके से यूपीएससी 2024 को ध्यान में रख के तैयार की गई है। और इसी पर हम लोगों ने एक पहला टेस्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी को दो पार्ट में कवर किया था। क्योंकि पहला टेस्ट था इसलिए थोड़ा सा समय उसमें ज़्यादा लगा, लेकिन अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 घंटे में ही बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे एक पेपर को एक ही लेक्चर में कवर कर ले। तो इसी कड़ी में आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होगा। और ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के स्तर पे जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें आप सोलर सिस्टम, अर्थ बेसिस, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ये सभी चीजों को आप लोग कवर करेंगे। साथ में हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को भी हम कवर करेंगे, जिसमें लोकेशन, एरिया, बाउंड्रीज, स्ट्रक्चर ऑफ रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम, वेदर, क्लाइमेट, ये सभी चीजों को हम लोग कवर करते हुए साथ में आप देखोगे कि इसमें करंट अफेयर जो फरवरी 2023 का इंक्लूड है वो सारा कवर करेंगे। जबकि इससे पहले जो टेस्ट नंबर 1 किया था हमने इंडियन पॉलिटी का, उसमें जनवरी 2023 का करंट अफेयर था। और आपका पेपर अब 16 जून 2024 को होगा, पहले 26 मई 2024 को था। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चुनाव कराए जा रहे हैं 2024 के, इसकी वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को डिटेल से समझते हुए, और उस अप्रोच को भी मैं डेवलप करूंगा आपके साथ, कि जिससे आप इस चीज को समझ पाओ कि हाँ, किसी भी पेपर को हम सॉल्व करने के लिए किस पैटर्न पे एलिमिनेट करें, किस नॉलेज को लेकर आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए। और इसकी पीडीएफ में आज शाम में टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। हालांकि पॉलिटी वाले को ही मैंने पोस्ट नहीं किया था, वो भी पोस्ट हो जाएगा, और ये भी दोनों ही, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं मेंस के लिए ज्योग्राफी की क्लास करा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की क्लास करा रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स में, और इसी तरीके से लगभग सभी सब्जेक्ट्स को मैं कवर कराऊंगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर, इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, सभी चीजों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक धरातल पर प्राप्त होने वाला सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। अब धरातल का मतलब क्या है, पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है, इंसोलेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसोलेशन। अब यहां पर ये 3 वर्ड से बना हुआ है। इंसोलेशन का मतलब होता है इन मतलब आना, सोल मतलब यहाँ पे सोलर सिस्टम हो गया, यानी कि आपका जो सूरज है, और एशन मतलब रेडिएशन से होता है। तो सूरज से आने वाली जो किरणें होती हैं उसको हम सूर्यातप कहते हैं। और पृथ्वी पर जो आती है तो उस पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। तो आप देखोगे, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना, भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है 24 घंटे में, इसलिए सूर्य की जो है कि प्रभाव, जो प्रकाश है वो भी पड़ता है। सूर्य की किरणों का नति कोण, यानी कि जितना तिरछे होते जाएंगे उस हिसाब से किसी जगह पे ज्यादा प्रकाश पड़ेगा, किसी जगह पे कम पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि यहां पर मान लीजिए ये अर्थ हो गई आपकी, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया आपका नॉर्थ, और ये 90 डिग्री हो गया आपका साउथ है, और ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। अब यहां पर जो सन है, इसकी किरणें कुछ सीधे भी पड़ेंगी, कुछ इस तरीके से तिरछी भी जाएंगी 90 डिग्री की तरफ। तो 90 डिग्री पे क्या, जितनी भी किरणें तिरछी होंगी उतना प्रकाश कम पहुंचेगा, और जितनी सीधे होंगी 90 डिग्री पर, एकदम मतलब 0 डिग्री पर, ये प्रकाश ज्यादा होगा। तो बिल्कुल सही बात है। दिन की अवधि ये भी मैटर करता है कि धरातल पे कितना प्रकाश आया। अगर मैं गर्मी की बात करूं तो आप देखोगे सुबह 5 बजे 6 बजे सूर्य देवता उगने लगते हैं, और सुबह 6:30 7 बजे तक बहुत अच्छी खासी धूप और गर्मी हो रही है इस समय। इस समय का मतलब अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक के आसपास देख लो। और उसके बाद आप शाम में भी देखोगे तो 7 बजे तक सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। लेकिन वहीं जाड़े में आप देखो सुबह 9-10 बजे कहीं थोड़ी सी धूप निकलती है, और 5-6 बजे धूप जो है खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब हो गया, दिन की अवधि अगर ज्यादा है तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा, अर्थात कि गर्मी के सीजन में, और जाड़े में कम मिलेगा। वायुमंडल की पारदर्शिता भी डिपेंड करती है। आप ठंडियों के मौसम में देखोगे तो वायुमंडल में क्या होता है, वो सघन हो जाती है, यानी कि जो वायुमंडल होता है सघन हो जाता है, हैवी हो जाता है, और उसमें बहुत क्लाउडी मौसम होता है, बहुत बादल बने होते हैं, कोहरा बना होता है, ओस बनी होती है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कम पहुंचती हैं। तो ये भी तो प्रभावित कर रही है कहीं ना कहीं। यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि ज्यादा मिल रही है कि कम, यहाँ पे बस ये पूछ रहा है कि प्रभावित कैसे करते हैं। तो भाई ये सारे फैक्टर है। वहीं स्थल का विन्यास, अर्थात कि स्थल खंड की लोकेशन क्या है, जो सूर्य के मतलब कि जो आपका समुद्र के निकट है या समुद्र से दूर है। अगर जो भी कोस्टल रीजन से दूर वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा पड़ती है अपेक्षाकृत तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सभी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे मौसम थोड़ा नॉर्मल होता है, ठंडक होती है। तो कहने का मतलब हो गया डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 चारों ही पैटर्न ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। तो अब आपने यहाँ पे क्या सीखा कि जो भी नॉलेज आपको है उसको बस सही तरीके से अप्लाई करना है, और प्रश्नों को सही से समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है।
अब जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है टेरेसिंग, टेरेसिंग मतलब होता है सीढ़ीदार जो खेत होते हैं जो सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, ये मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसका उपयोग किया जाता है। तो पहले मैं आपको टेरेस बताता हूँ। जैसे सामान्यतः टेरेस का जो कॉन्सेप्ट है अब तो बहुत मॉडर्न हो गया है, जो है कि हर घर में जो है कि लोग बालकनी को टेरेस कहने लगे, छत पे टेरेस कहते हैं। लेकिन सामान्यतः ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है ना दोस्तों, जो पहाड़ों से नदियां आती है वो बहुत तेजी से फ्लो करते हुए आती हैं और बहुत बड़ा जो है कि मृदा का स्थलखंड अपरदित करते हुए चली जाती हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से खेती की जाती है, इस तरीके से सीढ़ी नुमा बना के। अब इससे क्या होता है, जो पानी यहाँ से आ रहा होता है ना, वो पानी यहाँ के थोड़ा फ्लो से कम होता है, फ्लो कम होने से धीरे धीरे पानी यहाँ गिरता है, फिर यहाँ से पानी गिर के फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से गिर के यहाँ पे। इस तरीके से ये जो मृदा है ना, ये इसका संगठन बना रहता है, अर्थात ये मृदा का संरक्षण होता रहता है, यहाँ से किसी भी मृदा का अपरदन नहीं होता। तो इसी को कहते हैं टेरेसिंग। तो यही पूछ रहा है कि ये एक संरक्षण की विधि है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो आप देखोगे कि अवनलिका अपरदन को रोकने और उनके निर्माण को नियंत्रित करने के लिए होता है। अवनलिका अपरदन का सबसे बड़ा उदाहरण चंबल नदी है भारत में। जो चंबल के जो बीहड़ होते हैं, जो चंबल के आप देखोगे, चंबल के डाकू फेमस है ना, तो चंबल की जो मृदा है उसने बहुत बड़ी बड़ी दरारें बना रखी है नदियों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सूखा पड़ता है, पानी अचानक से जो है कि वहां पे कटाव करता जा रहा है, इसलिए अवनलिका अपरदन से इसमें सहायता मिल सकती है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। थर्ड प्रश्न है, भारत की लाल मृदा का निर्माण हुआ है। हालांकि अगर आप देखोगे तो मैंने घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज चलाई थी, जिसकी पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल है और उसकी पूरी कंप्लीट क्लास कराई है। उसमें मैंने हर एक मृदा के बारे में बताया है और वहां से आरओ एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न भी देखने को मिले और यूपी पीसीएस में भी आपको देखने को मिलेंगे। और अभी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास चला रहा हूँ ना, उसमें जब मृदा वाले चैप्टर पे आऊंगा तो ये सारी चीजें मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। प्लेलिस्ट में जाके उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे सारी क्लासेस आपको मिलती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर मैं लाल मृदा की बात कर रहा हूं तो पहले आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये कहां पर डेवलप होती है। सामान्यतः लाल मृदा पर्वत के गिरिपद वाले क्षेत्र में विकसित होती है, जहां पे कम वर्षा होती है। वर्षा कितनी होती है? कम होती है। तो आप देखोगे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भूरी वन मृदा के अपक्षय के कारण होती है, तो ये बात गलत है। उच्च वर्षा वाले में तो होती ही नहीं है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रवेदार आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण होती है, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन। अब ये आग्नेय चट्टान क्या है, ये भी मैंने आपको ज्योग्राफी क्लास में बताया। आग्नेय चट्टान का जो मतलब होता है, इसे हम प्राइमरी चट्टान भी कहते हैं, और इसी में जो लगातार विखंडन होता है, अपरदन होता है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवाओं के द्वारा, चक्रवात के द्वारा, हिमनद के द्वारा, नदियों के द्वारा, तो इनके द्वारा जो नए नए अपर्दित मृदाएं बनती है, उसमें एक लाल मृदा भी इंपॉर्टेंट है। और ये कम मृदा वाले क्षेत्र, मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के विकास में सहायक है। अब देखिए, भारत की जो स्थिति है वो तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों ही है, लेकिन सदाबहार की जो कंडीशन है पहले इसको समझ लीजिए। आप देखोगे कि 0 डिग्री से नॉर्थ में 10 डिग्री जो होता है और साउथ में जो 10 डिग्री का जोन होता है, इन्हीं क्षेत्रों के बीच में जो वर्षा होती है इसे हम सदाबहारी वर्षा या सदाबहारी वन भी कह देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आपको टेम्परेचर अधिक देखने को मिलता है, ह्यूमिडिटी भी पर्याप्त मात्रा में होती है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि रेन अर्थात कि वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होने का मतलब ऑन एन एवरेज जो है कि यहाँ पे 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आप कह सकते हो। तो भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा, तो आप देखोगे अंडमान निकोबार का क्षेत्र आएगा, लक्षद्वीप का आएगा, तमिलनाडु का आएगा, केरल का आएगा, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं 6 डिग्री से शुरू होके आपके 10-12 डिग्री तक देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से समय के साथ बारिश भी अच्छी होती है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो वनों का विकास होता है इसमें सहायक क्या क्या होते हैं। तो पहली चीज होगी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की स्थलाकृति। अब समझने वाली बात है कि अगर मैं दक्षिणी भारत का हिस्सा बनाऊं और यहाँ पर अगर मैं एक पश्चिमी घाट का निर्माण करता हूँ, ये एक पश्चिमी घाट का पर्वत है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट का पर्वत है, तो इसका ये वाला हिस्सा हो जाएगा वेस्ट और ये वाला हिस्सा हो जाएगा ईस्ट। और जब प्रायद्वीपीय भारत में जब आपका दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा कराने के लिए प्रवेश करता है समुद्र के ऊपर से वायु को, मतलब जलवाष्प को लेके, तो इस वेस्ट वाले क्षेत्र में ज्यादा वर्षा करता है, पश्चिमी ढाल की ओर ज्यादा वर्षा करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सदाबहारी वन की उपस्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। जबकि वही पूर्वी क्षेत्र में क्या होता है, हम इसको वृष्टि छाया क्षेत्र कह देते हैं। वृष्टि छाया का मतलब होता है जहाँ पे बारिश बहुत ही न्यूनतम होती है, जैसे आपका जो तेलंगाना का अंदर का क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, तमिलनाडु का हो गया अंदर का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं पहुंच पाती है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही, क्योंकि ये पश्चिमी ढाल कह रहा है।
दूसरा कह रहा है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र। बिल्कुल उष्ण और आर्द्र में मतलब होता है बारिश होना, लेकिन 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का औसत वार्षिक तापमान, ये गलत हो जाएगा। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का अगर तापमान होने लगा तो ऐसे में टेम्परेचर तो रहेगा लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं बन पाएगी, इसलिए इसके ऑन एन एवरेज जो चाहिए होती है वो मान के चलिए कि लगभग 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है, न कि 35। ये 35 तो दोस्तों कह सकते हो कि जो मई जून की एकदम विकट गर्मी पड़ती है ना वहां पे होती है, वो भी राजस्थान वगैरह क्षेत्र में जहां बारिश होती नहीं है। तो केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। तो आप देखिए मैंने जो चारों प्रश्न कराए उसमें किस तरीके का लॉजिक यूज किया, और वो लॉजिक जो ऑलरेडी आप जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो मेरे साथ आप मेंस की क्लास में जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लासेस में करा रहा हूं। बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से हैंड रिटन नोट्स तैयार हैं जिसमें सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूं। अब यहां पर अगला प्रश्न देखेंगे कि विषुव के दौरान दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात बराबर होते हैं, यानी विषुव का मतलब होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब सूर्य की किरणें प्रॉपर जो है कि 0 डिग्री पर लंबवत पड़ती हैं, और ऐसा दो समय होता है, एक होता है 21 मार्च का दिन, ठीक है, 21 मार्च का दिन, और दूसरा होता है 21 सितंबर का दिन। और इस समय जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पे प्रॉपर पड़ती हैं लंबवत तरीके से, तो आप देखोगे चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों ही जगह 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो बिल्कुल सही बात है, दिन और रात तो बराबर होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा पूछ रहा है विषुव प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर के महीने के दौरान आते हैं, गलत बात है, ये विषुव नहीं आते हैं, बल्कि इनको हम क्या कह देंगे, यहाँ पर जो आप देखोगे जिसको हम कहते हैं समर सॉलिस्टाइस, और समर के साथ विंटर सॉलिस्टाइस होता है, तो इसको हम कहते हैं दक्षिण अयनांत होता है, और एक मकर रेखा पे जो होती है, तो इसलिए आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो मैंने बताया विषुव का मतलब होता है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे 0 डिग्री पर लंबवत पड़ती हैं, और ऐसा दो बार होता है, 21 मार्च और 21 सितंबर। तो इसलिए पहला तो सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ मेंस की क्लासेस में, लेकिन अगर आप लोग मेंस की क्लासेस फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो ये मान के चलो यूपीएससी में बहुत बड़ी आप मिस्टेक भी कर सकते हो अगर आप स्पेशली बिगिनर हो। देखिए जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके साथ आपका कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपसे बहुत आगे हैं, उनके पास सारी नॉलेज है, सारी चीजें उन्होंने सीख रखी हैं, बस वो रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन आप कम से कम उनसे तो अच्छा बेहतर फाइट करिए जो आपके साथ ही बिगिनर है, लेकिन उनको अगर सही डायरेक्शन मिल नहीं पा रही है तो आपको अगर मिल रही है तो आप फॉलो कीजिए कम से कम, तो ये प्रश्न आपके फिर गलत नहीं होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवनें हैं। अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इसके लिए भी मैं देखिए एक सीरीज चला रहा था आपके लिए, और अभी भी चल रही है एटलस की मैपिंग, जिसके अंतर्गत मैंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर दिया। अब एशिया की बारी है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया भी कंप्लीट करूंगा। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की क्या लोकेशन है, यहाँ पर कौन सी ठंडी पवनें चलती हैं, इसके बारे में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक तो चलेगी आपकी मिन्स्ट्रल और एक चलेगी आपकी बोरा, ये दोनों ही ठंडी पवनों के रूप में जानी जाती है, ठंडी स्थानीय पवनें। सिराको की बात करें तो ये सामान्यतः गर्म हवा के रूप में होती है, और ये सहारा मरुस्थल के अंतर्गत चलती है। और सहारा मरुस्थल दोस्तों क्या है, गर्म है, शुष्क है, जहां पे ये धूल भरी हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है, उसी को हम लोग सिराको कहते हैं। तो ये ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। जबकि अगर मैं आपसे मिन्स्ट्रल के बारे में बात करूंगा तो ये भूमध्य सागर के उत्तर से आने वाली ठंडी पवनें हैं। अब भूमध्य सागर के उत्तर से अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको कौन कौन से सी मिलेंगे, जैसे नॉर्वेजियन सी हो गया, और एड्रियाटिक सी हो गया, और भी आपको जो नॉर्थ सी हो गया, इंग्लिश चैनल हो गया, इन सभी तरीके से यानी आर्कटिक ओशन से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं ये ठंडी हवा हो जाती है। दूसरा, बोरा की बात करेंगे तो मिस्ट्रल के समान ही ये भी नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी पवनों के रूप में जो एड्रियाटिक तट जो कि इटली के आसपास है वहां से प्रवाहित होती है। तो इसका हो जाएगा बी, और मतलब बी हो जाएगा 2 और 3। अगर हम हरमट्टन की बात करें, एक और इंपॉर्टेंट जो है कि हवा है, इसको जरा नाम याद रख लेना दोस्तों, इसे हम हरमट्टन की हवा भी कहते हैं, जो सामान्यतः वेस्टर्न अफ्रीका, जहां पर आपको कौन सा माउंटेन मैंने बताया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एटलस माउंटेन बताया था, याद होना चाहिए एटलस माउंटेन। यहां पर मैं आपको बता सकता हूं कि उत्तर व्यापारिक पवनें होती हैं, और ये मुख्य रूप से गर्म हवा होती है, शुष्क और धूल भरी, लेकिन इसको डॉक्टर हवा भी कह देते हैं, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ डॉक्टर भी होता है, जो कि बेहतर मानी जाती है। तो समझ में आ गया इसमें मिन्स्ट्रल बोरा क्यों सही हुआ। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ शिखर हैं, पर्वत चोटियां, और उनकी लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न। देखिए इंडिया ज्योग्राफी के अंतर्गत आपसे मेनली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, लोकेशन बेस्ड, और ये सारी चीजें मैंने घटना चक्र में कंप्लीट कराई है।
अब यहाँ पर आप देखोगे, और वो भी घटना चक्र हैंड रिटन नोट्स है, जो कि केवल और केवल 50 से 60 पेज के अंदर है, एक एक सब्जेक्ट का, आप आराम से उसे रट सकते हो। यहाँ पे महेंद्रगिरी की बात कर रहे हैं, डोडा बेट्टा की बात कर रहे हैं, अनाईमुड़ी की बात कर रहे हैं, धूपगढ़ की बात कर रहे हैं, और कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। तो महेंद्रगिरी की बात करेंगे तो ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ध्यान से सुनो, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, और ये मुख्य रूप से ओडिशा के अंतर्गत आती है। दूसरा आप देखोगे कि डोडा बेट्टा को कार्डामम पहाड़ियों बता रहा है, जो कि इलायची पहाड़ी होती है, जो केरल में होती है, और ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डोडा बेट्टा आपकी नीलगिरी पर्वत चोटी का मतलब पर्वत का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। अनाईमुड़ी की बात करेंगे तो अनाईमुड़ी आपके अन्नामलाई पहाड़ी पर होती है, जो कि कार्डामम अन्नामलाई पहाड़ी, पालनी पहाड़ी वगैरह के संगम पे होती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। धूपगढ़ चोटी की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही है, ये महादेव पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, जो कि एमपी में स्थित है। तो पहला और चौथा सही है, इट मींस कि डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। और दूसरा तीसरा क्यों गलत है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है यहाँ पे नंबर 8 प्रश्न है, भारत की जलोढ़ मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा का मतलब क्या है? जलोढ़ मृदा को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, कछारी मृदा। ध्यान देना, ये भी वर्ड आता है, कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। और ये सामान्यतः नदियों के द्वारा लाई गई जो गाद होती है ना, नदियों के द्वारा जो अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, गाद होते हैं, मलबा होते हैं, उनके द्वारा ये निर्मित होती है। अब जैसे क्यों कहा जाता है कि उत्तर भारत का जो मैदान है, स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सभी गंगा, ब्रह्मपुत्र मतलब गंगा का, यमुना का, इन बड़ी नदियों का जो है कि मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि इनके द्वारा, इन बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा इन मैदानों को डेवलप किया गया है जलोढ़क मृदा के रूप में। तो इसमें कहा जा रहा है ये निक्षेपण मृदाएं हैं, जिन्हें नदियों और सरिताओं द्वारा वाहित और निक्षेपित किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो भाषा कैसे घुमा रहा है, निक्षेपण मृदा का मतलब ये डिपॉजिट किए जाते हैं, और नदियों और सरिताओं, सरिताओं मतलब नदियां लेके आती हैं। क्लियर है? और सामान्यतः इनमें फास्फोरस की मात्रा अधिक लेकिन पोटास की मात्रा कम पाई जाती है। यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो जलोढ़क मृदाएं होती है इसमें पोटास की मात्रा तो अधिक मिलेगी लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम मिलेगी, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और मैंने नॉर्मली आपको बता रखा है, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था मैं घटना चक्र के अंतर्गत, तो मैंने बताया कि भारत में 3 चीजों की सबसे अधिक कमी देखने को मिलती है भारतीय मृदा में। एक होता है नाइट्रोजन दोस्तों, और दूसरा होता है फास्फोरस, और तीसरा होता है आपका ह्यूमस। ये सामान्यतः आपको भारतीय मिट्टी में कम देखने को मिलेगा। 1-2 मिट्टी ऐसी होगी अपवाद के तौर पे जिसमें फास्फोरस ज्यादा मिलेगा, अदरवाइज नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस तो हमारे भारतीय मृदा में कम पाई जाती है। चाहे वो पहाड़ी मृदा हो, रेतीली मृदा हो, जलोढ़क मृदा हो, लाल मृदा हो, काली मृदा हो, दोमट मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, लैटेराइट मृदा ही क्यों ना हो, इन सब में मुख्य रूप से कम पाई जाती है। तो केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन का अप्रोच, कि आपको नॉलेज अगर है और नॉलेज के साथ आप चीजों को एलिमिनेट भी कर सकते हो। विश्व में ज्वालामुखियों के वितरण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। और ज्वालामुखी का ही अभी टॉपिक मैंने आज इंडियन ज्योग्राफी में कवर कराया है, और मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत और मैपिंग में भी। माउंट कैमरून पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जल्दी से बता दो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैपिंग की क्लास की है, मैंने बताया भी था आपको कि जो माउंट कैमरून है ये एक तरीके से सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये भ्रंश घाटी जो कि अफ्रीका की सबसे प्रमुख भ्रंश घाटी है, सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी भ्रंश घाटी मानी जाती है। तो बिल्कुल मैंने ये बताया था, जो रिपब्लिक ऑफ कैमरून में गिनी की खाड़ी के निकट जो है कि, तो इसलिए आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करना होगा, क्योंकि ये माउंट कैमरून जो है वो पूर्वी अफ्रीका में नहीं है, सॉरी दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका में है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। तो पश्चिमी अफ्रीका में, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि सही नहीं है, क्योंकि ये माउंट कैमरून जो है कि सक्रिय ज्वालामुखियों की अगर हम श्रृंखला की बात करें तो इसमें नहीं आता है, बल्कि रिपब्लिक ऑफ कैमरून में होता है। दूसरा है माउंट किलिमंजारो, पश्चिमी एशिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। अब देखो माउंट किलिमंजारो मैंने आपको बताया तंजानिया में आता है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, तो एशिया में तो आएगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियां समुद्र के नीचे घटित होती हैं, ये आप बता सकते हो कि हाँ सर ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको अपसारी संचलन बताया था, और अपसारी संचलन में जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, और ये क्रिया आपको महासागर के नीतल यानी कि ज्वालामुखी समुद्र या महासागर के नीचे देखने को मिलती है, जहां पे छोटे छोटे कटकों का निर्माण हो जाता है, कटक निर्माण हो जाता है, और वहां पे ज्वालामुखी बनता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहां पूछ रहा है आपसे कौन सा सही नहीं है, तो पहला और दूसरा ये दोनों ही सही नहीं है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन हो गया।
यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष भर संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाने की घोषणा की है। ये निम्नलिखित में से किस समुदाय के आध्यात्मिक गुरु थे? संत सेवालाल की बात की जा रही है, तो ये बंजारा समुदाय के जो कि आध्यात्मिक गुरु थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था 1739 में। कब हुआ था? कर्नाटक में 1739 में। तो स्पेशली ये जो है कि SC ST OBC के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है, बंजारा को, भारतीय स्थिति में, मतलब भारतीय जो जनजाति है, और मुख्य रूप से इन्हें खाना बदोश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित गैसों को वायुमंडल में उनकी हिस्सेदारी के घटते क्रम में व्यवस्थित किए। यह भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। सबसे अधिक हमारे यहाँ क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन कितना मिलता है? लगभग 21%। और थर्ड नंबर पे आपको ध्यान देना है, थर्ड नंबर पे, क्योंकि थर्ड नंबर पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लगाते हैं, और गलत हो जाता है। जबकि थर्ड नंबर पे ऑर्गन होती है 0.93%, और फिर फोर्थ नंबर पे आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। उसके बाद आप किसी को भी लगा सकते हो। तो इस हिसाब से आपका नाइट्रोजन तो है नहीं प्रश्न में, तो ऑक्सीजन होगा पहले, फिर ऑर्गन आएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन होगा। यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरसुप्पा जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा किया था? गरसुप्पा जलप्रपात पूछा जा रहा है, तो आप इसे देखोगे शरावती नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और गरसुप्पा जलप्रपात को हम एक नए जल, मतलब पुराने नाम से जानते हैं, जिसका नाम है जोग जलप्रपात। क्या नाम है? जोग जलप्रपात, और ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? ये कर्नाटक में स्थित है। वहीं अगर मैं कावेरी नदी का एक सबसे इंपॉर्टेंट जलप्रपात मैं आपको बताऊं, तो ये है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात। किस नाम से दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से। और अगर मैं ये आपका जो दूध सागर जलप्रपात आता है, ये आपके मांडोवी, यानी कि मांडोवी नदी के स्तर पर है। मांडोवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात। ऐसे ये कुंचिकल बहुत फेमस है, ये वराही नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, और इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 12 का शरावती हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डेटा दूतावासों के संदर्भ में। डेटा दूतावास यानी कि करंट अफेयर्स है। यह सर्वरों का एक ऐसा समूह है जो एक देश के डेटा को दूसरे देश में संग्रहित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। और यह स्थानीय कानूनों से राजनीतिक उन्मुक्ति प्राप्त विश्वास पात्रों राष्ट्रों को एक भौतिक डेटा केंद्र भी होता है। बिल्कुल यह भी बात सही है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर पे, भारतीय मानसून के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो ये मानसून वाली भी क्लासेस में कराने वाला हूँ, क्लाइमेटोलॉजी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, मेंस की क्लास में। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर भारत में मानसून विच्छेद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? उत्तर भारत में कहने का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। इसमें मानसून विच्छेद का मतलब हो जाता है जहां पर आप देखोगे कि मानसून आने की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, जिससे अब मानसून आता ही नहीं है। ठीक है, मतलब बारिश होती नहीं है। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा? उत्तर भारत में मानसून गर्त के साथ उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि चक्रवात में भी कहीं ना कहीं क्या होता है, जब चक्रवात आता है तो जो मानसून बना होता है वो भी हट जाता है, और मानसून का गर्त हो जाता है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या भी कम, जिसकी वजह से जो पश्चिमी घाट से जो टकराने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो क्या करती है, तट के समानांतर बहती हुई चली जाती है और भारत में प्रवेश नहीं करती है। इसी को मानसून विच्छेद कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये वन देश के, अब देखिए किसी एक वन की विशेषता पूछ रहा है, जैसा कि प्रश्न यूपीएससी बनाता है। ये वन देश के उन भागों में मिलते हैं जहां पे वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। पहली चीज, अब यहीं से आप हटा भी सकते हो किसी प्रश्न को कि भाई 70 से 100 के बीच में क्या मिलेगी। और अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये पार्क नुमा भूदृश्य बनाते हैं। आमतौर पर सागवान, अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास भी होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदानों के बीच नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं, जिसमें स्पेशली तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, अक्सरवुड इत्यादि आते हैं। तो ये जो विशेषता दी जा रही है किस पेड़ के बारे में है? तो पहली चीज 70 से 100 की अगर मैं बात करूं तो आर्द्र पर्णपाती का मतलब होता है गीला, आर्द्र मतलब होता है गीला, और ऐसे पेड़ जो लगातार वर्षा से प्रेरित होते हैं, मतलब वर्षा मिलती है, तो ये भी काटो। सदाबहार में वर्षा इतनी कम नहीं होती है। कांटेदार की बात करेंगे तो रेगिस्तान हो गया, जहां पे 25 सेंटीमीटर से बिल्कुल ही कम होती है। कांटेदार तो रेगिस्तान में होते हैं। तो बचा क्या? केवल शुष्क पर्णपाती वन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये पैटर्न आपको सीखना है, तैयार करना है, अगर जहां पे प्रश्न नहीं आता तो। करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि पेरिस क्लब के संदर्भ में बात करनी है। इसका मुख्य उद्देश्य उन देशों के लिए संधारणीय ऋण राहत समाधान खोजना है जो अपने द्विपक्षीय ऋणों का भुगतान नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा स्टेटमेंट है? और भारत इस क्लब का एक सदस्य है। तो पहली चीज,
इसको जो शुरू किया गया पेरिस क्लब के बारे में बात करें तो ये आईएमएफ के द्वारा एक वित्तीय आश्वासन देने का अनुमान है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसमें स्पेशली ये कहा गया कि ये उन देशों के लिए रहेगा जो सामान्यतः बहुत सारे ऐसे देश हैं जो द्विपक्षीय ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रहे, दूसरे देश का लोन चुका नहीं पा रहा है, तो इसके लिए शुरू किया गया। लेकिन भारत इस क्लब का सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत अब इतना सक्षम हो चुका है, भारत और चीन जैसे देश, कि जो इसके सदस्य नहीं, क्योंकि भारत चुका लेता है। ठीक है, तो केवल पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर पे पूछा जा रहा है चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील भारत के ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। अब ध्यान देना, ताजा जल भी है और सबसे बड़ी, जबकि आपने चिल्का झील को क्या पढ़ा है, लैगून झील के बारे में पढ़ा है। लैगून झील कैसी होती है, जो खारे पानी की झील होती है। तो भाई ताजा जल कहां से हो गया, ताजे जल का मतलब होता है जो मीठा पानी भी होता है एक तरीके से, जो नदियों और पहाड़ों से आता है। तो यानी ये स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गया पहला, सीधे सीधे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप द्वीप समूह बैरन द्वीप पर स्थित है। देखिए बैरन तो सही था, लेकिन ये लक्षद्वीप पे नहीं, ये अंडमान निकोबार पे है, तो दूसरा भी गलत हो गया। इसलिए न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। तो चिल्का झील की अगर मैं बात करूं तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, लेकिन ये ताजे पानी की झील नहीं है। और 1981 में, ध्यान देना, 1981 में इसको रामसर साइट के अंतर्गत पहली भारतीय आर्द्र भूमि के रूप में से नॉमिनेट कर दिया गया था, पहली आर्द्र भूमि के रूप में। और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया स्टेटमेंट, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बैरन द्वीप स्थित है, न कि लक्षद्वीप पे। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये स्थानीय तूफानों के प्रकार हैं जो बंगाल और असम में शाम के समय भयंकर एवं विनाशकारी वर्षायुक्त पवनों के रूप में चलते हैं। ये बौछारें चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए उपयोगी हैं। असम में इन तूफानों को बारडोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। और ये बड़ा एक अलग तरीके का प्रश्न रहेगा, आपको पहले कभी इस तरीके का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना है। हालांकि सिंपल सी बात है, जो बंगाल और असम में क्या होता है, वर्षा आने से पहले कुछ मानसून की दस्तक आती है, जिसको सिंपल सी बात है बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और आम्र वर्षा सामान्यतः केरल कर्नाटक के तट पे कहा जाता है आम्र वर्षा। और फूलों की जो बौछार होती है, ये कॉफी की खेती के लिए, यानी कॉफी के जो फूल खिलते हैं, इसके लिए बहुत ही फेमस मानी जाती है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, भूकंप के मापन। अब देखिए भूकंप के बारे में मैंने अभी प्रश्न मतलब नोट्स में पूरी तरीके से क्लासेस कराई है हर एक चीज के बारे में, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है, रिक्टर स्केल एक तीव्रता पैमाना है जिसकी गणना तरंगों के आयाम के लघुगणक द्वारा की जाती है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और मर्केली पैमाना एक गहनता पैमाना है जिसका उपयोग मानव जीवन पर भूकंप के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। यह भी सही है। आपने अक्सर सुना होगा कि इस बार भूकंप लगभग जो है कि 6.8 मतलब कि इंटेंसिटी पर था, तीव्रता पर था, जो कि रिक्टर स्केल मापती है। लेकिन मानव को कितना नुकसान हुआ ये मर्केली पैमाने से नापा जाता है। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में मौसम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं देखने को हमें मिलती हैं। यहां हम देखेंगे कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का 20 से 25 डिग्री उत्तर में स्थानांतरण होना, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ITCZ। और बिल्कुल सही बात है, जब भारत के मानसून में गर्मी आने लगती धीरे धीरे उत्तरी छोर में, तो ये ITCZ का उत्तरायण हो जाता है। मतलब जो विशेषता आपको 0 डिग्री पे मिलनी चाहिए थी, अब वो विशेषता क्या होगा, 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में देखने को मिलती है। कितनी, 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो ये ITCZ का उत्तरायण हो जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है पूर्वी जेट धाराओं का वापस लौटना। ये पूर्वी जेट धाराएं वापस नहीं लौटती हैं, बल्कि ये क्या करती है, तिब्बत के पठार से होते हुए पूरे उत्तर भारत को कवर करते हुए दक्षिण में हिंद महासागर के तट पर मेडागास्कर की खाड़ी में जाके, या मेडागास्कर के पास जो है कि गिर जाती हैं। तो ये वापस नहीं लौटती हैं, ये बात भी गलत है। प्रायद्वीपीय पर पश्चिमी जेट की धाराओं की शुरुआत होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र पे नहीं बल्कि हिमालयी क्षेत्रों पे होती है। हिमालय क्षेत्र से ऊपर निकल जाती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक स्टेटमेंट केवल पहला ही सही हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखें अगले प्रश्न को 21 नंबर पे, कि निम्नलिखित परिच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है, और ये ज्वालामुखी। देखिए क्या मस्त प्रश्न है दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही मैंने 5 बजे ज्वालामुखी की जो क्लास को पोस्ट किया है, उसमें यही चीजें मैंने बताई हैं बिल्कुल सेम। और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप मेरे कहने पे बस एक बार आज जाके क्लास को देख लीजिए।
उसमें बिल्कुल मैंने यही चीज बताई है जो आपके सामने अब दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल यही बताया है। और यही देखिए प्रश्न आ रहा है यूपीएससी के टेस्ट सीरीज में, पूछा जा रहा है इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान यानी कि गाढ़ा व चिपचिपा लावा का उद्गार होता है, और प्रायः ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं, यानी विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। लावा के साथ भारी मात्रा में जो आपके ज्वाला मतलब ज्वालामुखी के साथ जो खंड निकलते हैं, पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है, और यह पदार्थ निकास नली जिसको वेंट कहते हैं इसके आसपास परतों के रूप में जमा हो जाता है और एक अलग स्वरूप प्रदान करता है। ये किस प्रकार के उसकी बात कर रहा है ज्वालामुखी की, तो इसको कंपोजिट वल्कनोस कहते हैं, यानी मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं, जिसमें लगभग आप देखोगे 50% ज्वालामुखी पदार्थ होता है, यानी कि लावा और ज्वालामुखी पदार्थ भी पाया जाता है। तो ये बिल्कुल मैंने आज यही प्रश्न पढ़ाया है आपको, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मानसून वर्षा के वितरण और दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हम विचार करेंगे, पश्चिमी हिमालय में वर्षा प्रायः अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा के मिलने से होती है। पश्चिमी हिमालय में तो हम कह सकते हैं कि यह संभावना एक तरीके से बिल्कुल सही मानी जा सकती है कि हाँ होता है। और बंगाल की खाड़ी शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करने में अराकान घाटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह भी बात सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कैसे इसके बारे में सही कह सकता हूं, तो चलिए मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाता हूं। अब जरा यहां पर आप नजर डालिएगा, आप देखोगे कि जब भी दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कि यहाँ आके टकराता है अरब सागर की शाखा पे, ये अरब सागर है, ठीक है, और यहाँ से एक शाखा इसकी निकल जाती है नीचे की तरफ से इस तरीके से बंगाल की खाड़ी की तरफ, और जब ये शाखा आती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है अराकान योमा की पहाड़ियां, जो कि आपके अंडमान निकोबार तक इसका विस्तार, इधर म्यांमार है, इधर जो है कि आपका मेघालय मणिपुर इन सब का विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये हवाएं टकरा के क्या करती है, फिर इस तरफ आती है, और जब ये हवाएं इस तरफ आती है, इधर से पश्चिमी घाट की हवाएं इस तरफ आती है, इस तरफ, ठीक है, जम्मू कश्मीर की तरफ, और यहां से ये वाली जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, और जब ये आपस में यहां पे मिलती है तब जाके पश्चिमी हिमालय में वर्षा कराती है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है, समझ में आ गया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो गए, सही हो गए दोनों स्टेटमेंट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताजे जल के निम्नलिखित स्रोतों के हिस्से को प्रतिशत के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रतिशत के बढ़ते क्रम में अगर आप इसे व्यवस्थित करोगे तो कैसे देखोगे, तो अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि हिमटोपी और हिमानी, ठीक है, या फिर झील, वायुमंडल, सरिताएं और नदियां। तो भाई ताजा जल सबसे अधिक कहां देखने को मिलेगा, अगर मैं ताजे जल की बात करूं तो आपको ताजा जल देखने को मिल सकता है, वैसे देखा जाए अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलें, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका बी हो जाएगा 4 3 2 1, नीचे से ऊपर चलेंगे 4 3 2 1, ठीक है, क्योंकि सरिताएं और जो नदियां हैं इसमें मान के चलिए कि लगभग जो प्रतिशत है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रतिशत के रूप में पूछा जा रहा है, तो इसमें आप मान सकते हो कि 0.0001% होता है। और इसमें अगर मैं वायुमंडल की बात करूं, वायुमंडल की, तो वायुमंडल में भी जो है कि जलवाष्प होती 0.001, यहाँ भी 3 जीरो से घट के 2 जीरो हो गए। झीलों की मैं बात करूं तो यहाँ पे 0.01%, और हिमानी की बात करूं तो लगभग यहाँ पे 2.05%। लेकिन अगर सबसे अधिक मैं बात करूं, सबसे अधिक जलाशय की, ठीक है, ताजे जल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, सबसे अधिक जलाशय आपको महासागर में देखने को मिलेगा, लगभग 97.25% देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 4 3 2 1। समझ में आ गई चीजें ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रिवर सिटीज अलायंस के रूप में। अभी ये मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था आपको जब आरओ एग्जाम से पहले, पूरी डिटेल्स के बारे में, कि आरसीए क्या, रिवर सिटीज अलायंस, ये यूएनओ के तहत जो है कि शुरू किया गया, और नमामि गंगे जो प्रोग्राम था हमारे भारत का, उसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। यह अलायंस केवल उन शहरों के लिए खुला है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। पहली बात को समझिएगा कि केवल उन शहरों के लिए खुला हुआ है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। भले इसको जो है कि नमामि गंगे जो कार्यक्रम है उसके द्वारा शुरू किया गया है, मतलब कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, लेकिन फिर भी ये केवल उन शहरों तक सीमित नहीं जो गंगा के किनारे हैं। दूसरा, यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के बीच की एक सहयोगी प्रयास है, यह भी बात सही है, तो बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। असल में क्या है कि ये 2021 में 30 शहरों के साथ शुरू किया गया था, और वर्तमान में 95 शहर इसके साथ जुड़ चुके हैं। अब मुझे बताओ कि क्या गंगा के किनारे 95 शहर हैं क्या? मैं कहूंगा नहीं, इतने तो शहर भी नहीं है गंगा के किनारे, लेकिन फिर भी इसको जो है कि शुरू किया गया है।
अगले स्टेटमेंट को देख लेते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले पादपों में कौन से औषधीय गुण होते हैं, मतलब किन में औषधीय गुण पाए जाते हैं। अगर आप सर्पगंधा की बात करो, अश्वगंधा की बात नहीं कर रहा हूँ, अश्वगंधा कैल्शियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सर्पगंधा की बात कर रहा हूँ। दूसरा बबूल, तीसरा अर्जुन, चौथा कचनार। तो देखिए अर्जुन क्या होता है, अर्जुन की एक छाल होती है जो रेड कलर की होती है, इसका काढ़ा बनता है, इसको पका के पिया जाता है, जिससे क्या होता है जो ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि जो ब्लड होता है मोटा नहीं होता, पतला रहता है, जो सामान्यतः ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए काम आता है। तो ये तीसरा तो स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। बबूल की मैं बात करूं तो इसकी पत्तियां जो होती है ना आंख की फूंसी के लिए लाभदायक होती है, जैसे आंख में जो फुंसी वगैरह हो जाती है, और इससे जो गोंद प्राप्त होता है ना जो बबूल से, वो आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आप देखो, यहां भी नहीं है तो इसे भी हटा दो, पहला और चौथे में अब आपका बच गया। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कचनार की, तो ये अस्थमा और अल्सर के इलाज के लिए भी फेमस होता है, तो इसलिए चौथा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 चारों यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब यहां पर हम अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। भौगोलिक आकृतियां हैं और भू आकृतिक विभाजन की बात कर रहा है, जैसे करेवा, बरखान, बुग्याल। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही सुमेलित है, तो आपको देखोगे कि करेवा जो है कि क्या होती है, कश्मीर हिमालय में पाई जाने वाली एक मृदा होती है, और इसमें मुख्य रूप से केसर की खेती होती है। केसर को एक दूसरे शब्द में भी कहा जाता है जाफरान, ठीक है, जाफरान भी बोलते हैं, जो कि एक किस्म होती है केसर की। और ये करेवा एक मृदा होती है जो सामान्यतः चिकनी मृदा और हिमोड़ मृदा के रूप में जाती है कश्मीर हिमालय में। लेकिन बरखान की बात करें तो भाई बरखान जो है कि रेत से बनता है, रेतीले टिब्बे होते हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, न कि बृहद हिमालय में नहीं पाया था, बल्कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो अरावली पहाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है राजस्थान में, मरुस्थल वाला, वहां पाया था बरखान। तो ये भी गलत हो गया। बुग्याल की बात करें तो ये आपको जो है कि घास के मैदान होते हैं जो सामान्यतः कहां देखने को मिलते हैं, ये बृहद हिमालय में देखने को मिलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि दूसरा तीसरा अपोजिट कर रखा था, इसलिए केवल पहला सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूकंप के संदर्भ में बिल्कुल देखिए क्या वही प्रश्न आ रहा है जो मैंने आपको करा रखे हैं। आपने अगर मेंस की क्लास मेरे साथ कर रखी होगी, लगातार अभी 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, अभी भी समय है आपके पास, आप उस क्लासेस को फॉलो कीजिए, वहां पे सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे भूकंप के संदर्भ में सतह पर उच्च तरंग आयाम के कारण गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अब जरा मुझे बताओ गहरे उद्गम का मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, एक होता है 70 किलोमीटर की रेंज, एक होती है 300 किलोमीटर की रेंज, और एक होती है दोस्तों 700 किलोमीटर की रेंज। अगर आपने ये क्लासेस मेरे साथ की होंगी, और ये स्थल खंड है, तो जो जितनी गहराई में है उसका प्रभाव तो उतना कम होगा ना, उसका प्रभाव उतना ज्यादा कैसे हो सकता है, ज्यादा तो वो होगा जो स्थल खंड से एकदम नजदीक में है, जैसे 70 किलोमीटर एल तरंगे यहाँ पे, तो इसे 70 किलोमीटर वाला ज्यादा प्रभावित करेगा, न कि गहरे केंद्र वाला। और गहरा उद्गम केंद्र कौन सा होता है, लगभग 700 किलोमीटर के आसपास होता है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। विश्व के कुल भूकंपों में से 65% भूकंप परी प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, बिल्कुल जो है कि आते हैं, क्योंकि इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और क्यों आते हैं तो मैंने ये भी चीज बताई, क्योंकि सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस और भी क्षेत्रों में आते हैं, तो जो परी प्रशांत महासागर की पेटी होती है उसमें सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, इसलिए दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब देखिए मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि बिल्कुल मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल एज इट इज, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल ए टू जेड आपके सामने प्रूफ हो रहा है कि विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज में भी वो कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि चीजें सही चल रही हैं, लेकिन अगर आपने उस क्लास को फॉलो कर रहा तो आपकी गलती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा या धाराएं हैं, बेंगुला जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, क्यूरोसिवो जलधारा। अब यहाँ पे निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। अब भाई महासागरी में भी ठंडी महासागर की बात कर रहा है, तो ठंडी में अगर आप देखोगे तो एक तो बेंगुला जलधारा आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ठंडी और गर्म जलधारा पहले आप समझ लीजिए। ठंडी जलधारा का मतलब होता है जो 90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री की ओर चलती है, जिसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, चाहे वो 60 डिग्री से चले, चाहे वो 80 डिग्री से चले, चाहे वो 10 डिग्री से चले, 5 डिग्री से चले, 15 डिग्री से चले, लेकिन चले वो 0 डिग्री की तरफ, तो ठंडी जलधारा होगी। और दूसरा होता है गर्म जलधारा, जो 0 डिग्री से चलेगी 90 डिग्री की ओर, चाहे वो 0 से 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50, 60, 70, 80, कितनी भी डिग्री की ओर चले, वो गर्म जलधारा कहलाएगी। अब यहाँ पे बेंगुला जलधारा की बात की जा रही है, तो बेंगुला की जो जलधारा होती है दोस्तों, ये एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है भाई, ये ठंडी जलधारा है। तो कहां पर चलती है, ये अफ्रीका के तट पर चलती है। जैसे इस तरीके से आपका अफ्रीका जो होता है, तो यहां से इस तरीके से ऊपर आती है। इस तरीके से ऊपर आने का मतलब हो गया कि यह एक ठंडी जलधारा नीचे से आ रही है। ये दूसरा पूछा जा रहा है हम्बोल्ट की जलधारा। हम्बोल्ट की जलधारा भी आप देखोगे यहाँ पे
पेरू के नजदीक चलती है, पेरू चिली इनके नजदीक, ये भी नीचे से ऊपर आ रही है, 90 डिग्री से ऊपर आ रही है, ये भी ठंडी जलधारा है। क्यूरोसिवो की अगर मैं बात करूं, क्यूरोसिवो की, तो ये आपकी ठंडी जलधारा नहीं है, क्योंकि ये आप देखोगे एक होती है ओयोसिवो, एक होती है क्यूरोसिवो। तो क्यूरोसिवो आपकी 0 डिग्री से ऊपर की ओर चलती है, जबकि ओयोसिवो ऊपर से नीचे आती है। तो ये तो ठंडी थी, लेकिन ये कैसी हो गई, ये गर्म हो गई। तो इसका मतलब तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन। समझ में आ गया। अगला प्रश्न 29 नंबर पे देखते हैं। मिजोरम में लोकटक झील जो चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई है की उपस्थिति के कारण यह अद्वितीय होती है, अद्वितीय मानी जाती है। तो ये बात गलत है भाई। लोकटक झील जो आप देखोगे कि मिजोरम में नहीं है दोस्तों, बल्कि किसमें है, मणिपुर में है। तो यही पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। मणिपुर को मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है, जो मृदुल और असंगठित निक्षेपों से निर्मित है। ये भी गलत, क्योंकि ये जो मेलोसिस बेसिन होता है ये मिजोरम में पाया जाता है। कहां पे, मिजोरम। यानी कह सकता हूं कि दोनों राज्यों के नाम अपोजिट लिख दिए गए थे, पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में। तो दोनों गलत है, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। सतपुड़ा श्रेणी, शिवालिक और विंध्य। अब यहां से उपर्युक्त श्रेणी का उत्तर से दक्षिण क्रम, यानी कि आपको ऊपर से नीचे लगाना। सतपुड़ा श्रेणी देख लो, शिवालिक देख लो, विंध्य श्रेणी देख लो, तो आपको ये बताना है। तो शिवालिक श्रेणी तो सबसे ऊपर देखने को मिलेगी, यहाँ पे इस तरीके से देखने में, फिर उसका विंध्यन श्रेणी देखने को मिलेगी, फिर उसका सतपुड़ा श्रेणी देखने को मिलेगी। यानी ये हो गई शिवालिक, ये हो गई विंध्यन और ये हो गई सतपुड़ा। क्योंकि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में ही आपको एक नदी देखने को मिलती है, नर्मदा नदी। तो क्या देखोगे आप, अब आप क्रम लगा लीजिए, 2 3 1, 2 3 1, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है आपका, मृदा अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मृदा अपरदन की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां आप समझोगे कि सामान्यतः अवनलिका अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क समतल भूमि पर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर परत अपरदन तीव्र ढालों पर पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जिसमें अवनलिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उन्हें उत्खात भूमि या स्थलाकृति कहते हैं। तो केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अवनलिका अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क समतल भूमि पर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि तीव्र ढालों पर पाए जाते हैं, जहां पानी बहुत तेजी से गिरता है, और इसलिए ये जो है कि गहरी नालियां बनाते चली जाती हैं, और इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों पर भी आपको अवनलिका अपरदन से संबंधित समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन परत अपरदन जो होती है वो तीव्र ढाल पर नहीं होती है, वो सामान्यतः समतल भूमि पर होती है। तो पहला और दूसरा अपोजिट लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर पे, भारतीय जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण की कोपेन योजना के संदर्भ में उन्होंने भारत को 10 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो बिल्कुल यह बात गलत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने 10 नहीं बल्कि 5 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है भारत की जलवायु को। उन्होंने तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को शुष्क ग्रीष्म के साथ मानसून नामक जलवायु प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, सॉरी, कोपेन ने दोस्तों 5 नहीं बल्कि यहाँ पे कोपेनहेगन ने 8 जलवायु प्रदेशों के रूप में डिवाइड किया गया था, 8। तो भी ये गलत है, पहला, क्योंकि इसमें 10 कह रहा था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर पे, ये देखते हैं हम लोग, एल्डरमैन के संदर्भ में निम्नलिखित की बात करते हैं। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है आपका। क्या पूछा रहा है, ये नगर परिषद या नगर निकाय के सदस्य होते हैं और साथ में इन्हें बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। अब ये एल्डरमैन क्या है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान नगर पालिका के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, नगर पालिका में तो कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यपाल मनोनीत करता है, उनको एल्डरमैन के रूप में कहा जाता है, और ये बैठकों में मतदान करने का इन्हें अधिकार नहीं होता है। जो ये बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं, ये अपनी बात रख सकते हैं, मुद्दे से संबंधित कोई चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। और ये कैसे होते हैं, नगर निकाय के सदस्य होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, 33 का सी। तो समझ में आ गया एल्डरमैन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत श्रेणी के वनस्पति आवरण में पाए जा सकते हैं। पर्णपाती वन, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष और शीतोष्ण घास के मैदान और अल्पाइन वृक्ष। और यहाँ पूछ रहा है हिमालय पर्वत श्रेणी में, तो भाई सबसे पहले आपको काटना है तीसरा, क्योंकि जो सदाबहारी चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं ये हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। ये हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? मेरे हिसाब से तो पाए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका ये भी तो एक हिमालय का चित्र होता है। ये आपका वेस्ट हिमालय हो गया और ये आपका ईस्ट हिमालय हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट वाला जोन है। यहाँ पर भी तो वर्षा बहुत अधिक होती है सदाबहारी वर्षा के रूप में, और यहाँ भी चौड़ी पत्ती के वन पाते हैं। और ये भी तो क्या है, एक तरीके से हिमालय जो एक शिवालिक रेंज है उसकी विशेषता पाई जाती है। तो आप देखोगे कि पांचों ही हो जाएंगे फिर तो, 1 2 3 4 5, ये पांचों पाए जाएंगे आपके। अगला प्रश्न 35 की बात करेंगे, हमारे सौर मंडल के संदर्भ में
उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है ग्रहों के, ग्रहों का जो घनत्व है। और मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि पूरे 8 ग्रहों में सबसे अधिक जो हमारा घनत्व पृथ्वी का घनत्व है, लगभग 5.5 ग्राम प्रति मिलीग्राम करके कुछ होता है, ठीक है। तो 5.5 के आसपास, यानी पृथ्वी का सबसे अधिक है, तो पृथ्वी आपको सबसे पहले लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है कि बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, बढ़ते क्रम का मतलब पृथ्वी सबसे लास्ट में जाएगी, तो यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में 2 ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा, मतलब कौन सा। तो आप देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे जो गैस के गोले होते हैं, आप बृहस्पति को भी गैस का गोला कह सकते हो, नेपच्यून को भी और शनि को भी, लेकिन यहाँ पे गैस का गोला तो एक ही है। और जिसके गैस के गोले हैं, जिसके अणु बहुत दूर दूर हैं, तो उसका घनत्व तो कहाँ से अधिक हो जाएगा, घनत्व तो उसका अधिक होगा ना जो ठोस अवस्था में होता है। जिसके अणु बहुत नजदीक नजदीक होते हैं वो घनत्व की अवस्था ज्यादा होती है। तो ऐसे में आप देखोगे बृहस्पति से शुरू करो, पृथ्वी पे खत्म करो, यानी 4 से शुरू करो और 2 पे खत्म कर दो, क्रम लगा लो आप आराम से। अगला प्रश्न है, समशीतोष्ण महाद्वीपीय स्टेपी जलवायु के बारे में बात की जा रही है। इस पर समुद्री प्रभाव कम होता है। भाई जाहिर सी बात है, जो स्टेपी जलवायु होती है इस पे समुद्री प्रभाव कम होता है, क्योंकि ये किसी भी कॉन्टिनेंट के बीच में होता है। जैसे मान लो एक कॉन्टिनेंट है आपका, ठीक है, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है, तो ये क्या करेगा, ये कोस्टल रीजन में तो प्रभाव डाल सकते हैं ना समुद्र, लेकिन स्टेपी का जो क्षेत्र होता है वो सामान्यतः बीच में होता है, जो घास का मैदान होता है, जिसपे सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, अर्थात सूर्य का प्रभाव ज्यादा होगा लेकिन समुद्र का प्रभाव कम होगा, तो ये तो सही है। इसमें पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं जो ठंडे और शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये बात तो गलत है। भाई यहाँ पे तो घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ वृक्ष तो होते ही नहीं है, क्योंकि वृक्षों के लिए जो वर्षा चाहिए होती है वो वर्षा यहाँ पे नहीं पाई जाती है, बहुत ही कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्ष नहीं होते, या फिर लंबी लंबी घासें भी आप कह सकते हो। और इसमें फॉन और चिनुक जैसी स्थानीय पवनों की उपस्थिति भी देखने को यहाँ पर मिलती है। फॉन कहाँ की हवा है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्विट्जरलैंड की हवा है, और अगर चिनुक की बात करूं तो ये चिनुक आपकी कहां की हवा है, कनाडा की हवा है, इसलिए पहला और तीसरा ही केवल सही है। अगला प्रश्न है, बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षाभ मेघ अधिक ऊंचाई पर बनते हैं और पंख के समान प्रतीत होते हैं। भाई पंख के समान बिल्कुल प्रतीत होते हैं और ये सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं। दूसरा, कपासी मेघ एक चपटे आधार के साथ रुई के समान दिखते हैं और इधर उधर बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। तो क्या ये बात सही है, तो मैं कहूंगा यह भी बात सही है। अस्तरीय बादल काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और मध्य स्तरों पर पृथ्वी की सतह के बहुत नजदीक बनते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा सही है, पहला सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि ये आकाश के एक बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं स्तरीय बादल जो है कि, और ये परतदार बादल होते हैं, ठीक है, ये परतदार बादल होते हैं, इसलिए आपको पहला और दूसरा ही केवल सही रखना होगा, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR रिपोर्ट, इंडियन जो सर्वे होता है फॉरेस्ट रिपोर्ट का 2021 के बारे में पूछा गया कि भारत में कुल वन आवरण 25% से कम है क्या। अभी की अगर हम स्टेटस की बात करें तो हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्तमान में जो रिकॉर्ड है वो हमारा 24.62% है, और 24.62% को अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर कि 24.50 से अधिक ही तो है, तो हम इसे 25% राउंड फिगर में कह दें, लेकिन जब स्टेटमेंट ही कह रहा है दोस्तों 25% से कम है तो हमें मानना पड़ेगा ना 24.62%, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि ये कम है। कुल वनावरण में सघन वनों की तुलना में खुले वनों का भाग अधिक पाया जाता है, यह बात तो गलत है भाई, क्योंकि सघन वनों की तुलना में खुले वन का भाग अधिक नहीं है, बल्कि सघन वन का ज्यादा भाग पाया जाता है, लगभग 70% पाया जा रहा है। और लक्षद्वीप में 0% वन क्षेत्र है, यह भी कह सकते हो कि 0% ही है, लक्षद्वीप में बहुत ही कम वन क्षेत्र पाया जाता है, जबकि वहीं अंडमान निकोबार में आप देखोगे तो लगभग 86.93% पाया जाता है। तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला और तीसरा क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और आगे अगर हम देखते हैं अगले प्रश्न को, हाल ही में सुर्खियों में रहा अब्राइट, अब्राइट क्या है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ये आपका एक उल्का पिंड है, क्या है ये, एक तरीके का उल्का पिंड है, जो पिछले वर्ष 2023 में 17 अगस्त को गुजरात के बनासकांठा जिले में जो है कि उल्का पिंड पर इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया था, इसीलिए ये चर्चा में आ गया था। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 की, किस प्रकार के अपर्दन में मृदा की एक समान परत पूरे सतह क्षेत्र से हट जाती है, यानी कि एक ऊपर वाली जो परत होती है वो सबसे पहले हट जाती है। घटना चक्र के शॉर्ट नोट से मैंने कराया भी था, और आरओ एग्जाम्स प्रीलिम्स का जो 11 फरवरी 2024 को हुआ उसमें यह प्रश्न आ गया था, और इसे कहते हैं परत अपर्दन, जो पहली परत को ही हटाता है धीरे धीरे। तो ये क्रम भी होता है, पहले परत अपर्दन, फिर रील अपर्दन, फिर अवनलिका अपर्दन, फिर तटीय अपर्दन, और परत से भी पहले आता है आपका स्प्लैश अपर्दन, जो कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में पत्तियों के ऊपर जो बूंद पड़ती है फिर वो बूंद
पर्टिकुलर एक जगह पे गिरती है और ऐसे ऐसे डिप कर करके इस क्षेत्र को खराब कर देती है। अगला प्रश्न है आपके सेल और प्रकार। अब ये भी देखिए क्या मस्त प्रश्न है, ये भी मैंने आपको चट्टानों के बारे में 3rd लेक्चर में या 4th लेक्चर में कराया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंस लेक्चर में, मेंस की क्लास में पूछा जा रहा है दोस्तों क्या कि गैब्रो क्या रूपांतरित है क्या भाई, चूना पत्थर क्या अवसादी है क्या, संगमरमर क्या है, आग्नेय चट्टान है क्या, बताओ। अगर आपने मेरे साथ क्लास की है तो केवल बी वाला आपको सही बताना है। क्यों? क्योंकि संगमरमर आपका रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, संगमरमर क्या आता है, एक तरीके से रूपांतरित चट्टान में आता है। और गैब्रो क्या, ये आग्नेय चट्टान है। गैब्रो एक आग्नेय चट्टान है जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन चूना पत्थर आपका सेडिमेंट्स होती है, सेडिमेंट रॉक यानी कि अवसादी चट्टान होती है। तो केवल बी ऑप्शन करेक्ट है। जब अपना पढ़ाया हुआ चीजें दोस्तों जब आने लगती है ना एग्जाम में तो खुशी मिलती है, तो ये पता चलता है कि हाँ हम चीजों को सही पढ़ा रहे हैं। और ये तो हमें भरोसा होता है, लेकिन आपको कैसे भरोसा होगा, ये चीज के लिए ये अच्छा होता है कि आप क्लासेस को देखो, टेस्ट सीरीज को करो, तो आपको समझ में आता है कि हाँ जो स्टैंडर्ड कोचिंग है जो टेस्ट पेपर कराती हैं उनके पेपर में वो जब चीजें देखने को मिलती है तो आपको भरोसा होता है कि हाँ ये चीजें सही चल रही है क्लासेस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के दक्षिणी भाग में कम वार्षिक दैनिक तापांतर का कारण हो सकता है। तो भाई देखो, भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत के दक्षिणी भाग में एक लंबी तट रेखा पाई जाती है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि तट रेखा वाला जो क्षेत्र होता है, समुद्री किनारे का जो क्षेत्र होता है, वहां पे सामान्यतः दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। दैनिक तापांतर क्या होता है, कम पाया जाता है। क्यों कम पाया जाता है? क्योंकि स्थल खंड पे मतलब कि जो कोस्टल रीजन होते हैं, दिन में आप देखोगे अगर वहां पे टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है तो रात में बहुत जाएगा तो केवल 31 डिग्री सेल्सियस जाएगा। लेकिन वहीं आप तट से दूर हट के राजस्थान के क्षेत्र में देख लो, अगर दिन में जो है कि राजस्थान में 34 डिग्री सेल्सियस है ना, तो रात में लगभग जो है कि 18 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, क्योंकि ठंडा हो जाएगा अचानक से। तो यहाँ पे तापांतर बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में नहीं होता। तो लंबी तटरेखा भी उष्ण कटिबंधीय जोन भी है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के मामलों में उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल सुर्खियों में रहा था। इस संदर्भ में नीचे दिए गए क्षेत्रों में यूनाइटेड किंगडम के उत्तरी भाग में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आपको बताना, तो वेल्स भी आएगा, स्कॉटलैंड आएगा, इंग्लैंड आएगा, उत्तरी आयरलैंड आएगा, लेकिन आयरलैंड गणराज्य इसमें नहीं आता है। ध्यान देना, इस जो नॉर्दर्न जो प्रोटोकॉल है इसके अंतर्गत ये सामान्यतः ब्रेक्जिट के बाद एक समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है 44 नंबर पे, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है। 5 का मतलब होता है सबसे ज्यादा खतरनाक क्षेत्र, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है, ये गलत है, ये तो 5 में आता है। भारत का कोंकण तट भूकंपीय क्षेत्र 2nd में आता है, ये भी गलत है। तीनों ही गलत है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अब बात समझिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट का जोन है जहां पर सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना होती है, ये 5 में आता है। 5 का मतलब जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है। और अगर मैं बात करूं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया और नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, ठीक है, और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं तो महाराष्ट्र का जो भूकंपीय क्षेत्र होता है वो सामान्यतः 4th में आता है। कोयना वाला जो क्षेत्र होता है ये 4th में आता है। और कोंकण तट की अगर मैं बात करूं, कोंकण तट की, तो ये आप देखो कि सामान्यतः 3rd में आता है। तो इसलिए आपके तीनों स्टेटमेंट अपोजिट लिखे हुए यानी गलत लिखे हुए, तो इसलिए कोई भी सही नहीं है। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है मैमटस। मैमटस मेघों के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या होता है ये मैमटस मेघ? तो इसको देखोगे ये मेघ सामान्यतः बड़े पक्षाप स्तरीय मेघों के साथ मिलकर निर्मित होते हैं और ये किसी मेघ के आधार के नीचे लटके हुए एक थैलीनुमा कोशीय पैटर्न होते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल सर इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि ये पक्षाप स्तरीय नहीं होते हैं बल्कि कपासी वर्षा वाले होते हैं, कपासी वर्षा वाले होते हैं, पक्षाप वाले नहीं होते। तो पहला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित तत्वों को भूपर्पटी के मतलब उनके वजन के अनुसार आरोही क्रम, आरोही का मतलब पहले कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, तो इसका सही क्रम हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि नीचे से आप ऊपर चलो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भूपर्पटी में 8 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, जिसमें आपका लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन है। लेकिन अगर इनके क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आरोही क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे कम आप देखोगे लोहे में मिलेगा 5% के आसपास मिलेगा, फिर एल्यूमिनियम में आपको 8% के आसपास, सिलिकॉन मिलेगा 27% के आसपास, ऑक्सीजन मिलेगा 40%। हालांकि पूरी भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन की ही मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका पश्चिमी तटीय मैदानों
के निम्नलिखित तटों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। भाई उत्तर से दक्षिण, ये भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी की जो घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स बनाया उसमें प्रॉपर मैप बना रखा है, मैप के माध्यम से मैंने बता रखा है कि भाई किस तरीके के तट को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की ओर चलोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ का तट। तो पहले कच्छ का तट आएगा, फिर काठियावाड़ का तट आएगा, फिर महाराष्ट्र का कोंकण तट आएगा, उसके बाद केरल का और कर्नाटक का मालाबार तट आएगा। इट मीन्स की 47 का ए हो जाएगा, 3 1 2 4। 3 का मतलब पहले कच्छ ले लो, फिर काठियावाड़ ले लो, फिर कोंकण ले लो, फिर मालाबार तट ले लो। अगला प्रश्न है 48, सवाना प्रकार की जलवायु के बारे में बात करें तो इस प्रकार की जलवायु सूडान में श्रेष्ठ रूप में विकसित हुई है और अत्यधिक दैनिक तापांतर इसकी एक प्रमुख विशेषता के रूप में माना जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि ये आपको फिर वही मैं कहूंगा कि ये कोस्टल रीजन से अलग हटके ये बीच के क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां पे तटीय क्षेत्र का प्रभाव बहुत कम होता है और बीच के क्षेत्रों में सामान्यतः दैनिक तापांतर ज्यादा होता है और इस वजह से यहाँ पे घास का मैदान डेवलप होता है सूडान के एरिया में। अगला प्रश्न 49 की बात करेंगे, करंट अफेयर से संबंधित है कि एक्सपेंशन क्या होता है, अर्थात भारत की संसद की दैनिक कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले एक्सपेंशन पद का क्या अर्थ होता है, यानी इसको शब्दों का निकाला जाना इस तरीके से। तो ये जो होता है स्टेटमेंट इसके लिए, यह संसद के रिकॉर्ड से कतिपय शब्दों, वाक्यों और भाषण के अंशों को हटा दिया जाता है, क्योंकि आप देखो कि संसद की जो कार्यवाही होती है उसको पूरी तरीके से उसी समय बैठ के पूरा टाइप किया जाता है, हर एक चीज ने किस सांसद ने क्या बयान दिया, किस पे चर्चा हुई, किस पे मतदान हुए, क्या क्या हुए, A to Z पूरी दिन भर की कार्यवाही उसको जो है कि लिखित किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो कभी कभी जरूरत पड़ने पे उसे हटा भी दिया जाता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं रखना होता है। और पहला स्टेटमेंट तो सही है, सदन के पीठासीन अधिकारी के पास शब्द या उनके प्रयोग को हटाने का विवेकाधिकार होता है। ठीक है, ये सदन का पीठासीन जो अधिकारी होता है वही तय करेगा कि हाँ इस शब्द को हटाना चाहिए या इस शब्द को नहीं हटाना चाहिए। और संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम एक्सपेंशन का प्रावधान करते हैं। ये संविधान में वर्णित नहीं है, संसद में वर्णित है, कहीं आप सोचो कि संविधान में वर्णित है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसका मतलब 49 का डी हो जाएगा, 1 2 3। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय भूपर्पटी की तुलना में महासागरीय भूपर्पटी अधिक मोटी होती है क्या? और मैंने आपको क्या पढ़ाया था चौथे लेक्चर में, तो कहोगे कि नहीं सर आपने सही पढ़ाया था कि महाद्वीपीय भूपर्पटी मोटी होती है, न कि महासागरीय। तो पहला स्टेटमेंट गलत। महासागरीय भूपर्पटी बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है, बिल्कुल सही बात है। इस पे जो है कि शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी काम करती है, अर्थात अपसारी प्लेट संचलन जिसमें 2 प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो दूसरा सही है, केवल बी सही हो गया। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो भाई इटली के पास ये सिसिली द्वीप पर पाया जाता है माउंट स्ट्रोम्बोली, जो कि भूमध्य सागर में लगातार जो है कि सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है, लगातार इस पे ज्वालामुखी उठते रहते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर पे, मृदा पर जलवायु के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टुंड्रा क्षेत्रों की मृदा में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मृदा की तुलना में अधिक गहरी परिच्छेदिका होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में टुंड्रा क्षेत्रों की मृदा में जीवाणु क्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है। तो भाई इसका सही उत्तर बता दो जल्दी से। सही उत्तर हो जाएगा केवल दूसरा, कि भाई जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है उसकी अपेक्षा जो टुंड्रा क्षेत्र होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं एकदम बर्फ वाले, वहां पे जीवाणुओं की जो क्रिया होती है बहुत धीमी होती है, सुस्त गति से होती है। दूसरा तो सही है, लेकिन पहले में कह रहा टुंड्रा क्षेत्रों की मृदा में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मृदा की तुलना में अधिक गहरी परिच्छेदिका नहीं होती है, क्योंकि वहां पे विकास जो है कि मृदा का बहुत कम होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मृदा का विकास ज्यादा गहराई तक होता है। अगला प्रश्न है 53, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं? तो आप देखोगे अक्षांश भी प्रभावित करेगा, उत्तुंगता भी, महाद्वीपीय अवस्था, महासागरीय लहरें और ढाल, ये सभी कारण होते हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। और ये मैंने पहले ही प्रश्न में या दूसरे प्रश्न में आपको डिटेल से बताया था। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 54, भूकंप के लिए निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारक उत्तरदायी हैं? भूकंप के लिए निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारक उत्तरदायी है? क्योंकि भूकंप की स्थिति क्यों आती है ये भी चीजें मैंने आपको क्लियर की है। तो खनन गतिविधि, ज्वालामुखी, विवर्तनिकी गतिविधि, बांध जनित भूकंप, ये सभी जो है कि भूकंप की गतिविधि के लिए यानी भूकंप के लिए जिम्मेदार पाए थे। क्योंकि प्रकृति में जब जब आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ काम करोगे तो प्रकृति के द्वारा भी अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, संतुलित करने के लिए इस तरीके का स्टेप्स उठाया जाता है कि भूकंप लाया जाता है। नेक्स्ट है शेयर मार्केट, शेयर बाजार में सर्किट ब्रेकर क्या होता है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछा जा रहा है। यह आपातकालीन
स्थिति में उपयोग किया जाने वाला विनियामक उपाय है जो किसी एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगाता है। बिल्कुल सही बात है। यह निर्धारित करता है कि एक ट्रेडिंग सत्र में किसी स्टॉक का मूल्य कितना गिर जाता है। यह भी सही बात है। तो बी ऑप्शन हो जाए, मतलब सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका माइक्रो एलईडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है माइक्रो एलईडी के बारे में। इसमें ओएलईडी की तुलना में अधिक चमकीले और बेहतर रंग उत्पन्न होते हैं और माइक्रो एलईडी तकनीक नीलम के उपयोग पर आधारित है जो अनिश्चित काल तक स्वयं चमकने की क्षमता के लिए जाना जाता है। तो आप देखोगे इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है एल नीनो। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। एल नीनो की बात करेंगे अगर हम, तो यहां पे देखोगे एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इससे पेरू के तट पर जल के तापमान में वृद्धि होती है क्या भाई? तो आप कहोगे हाँ सर, एल नीनो से होता है। ये गर्म जलधारा होती है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी प्रशांत महासागर में प्लवकों की संख्या में वृद्धि होती है। गलत। और इसके कारण भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में देरी हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जो मानसून भारत के पास आना चाहिए था वो बल्कि उड़ के क्या चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है और भारत में मानसून आता ही नहीं बल्कि लेट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है इसकी वजह से। तो 1 और 3 सही है, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट है। ये भी मैं क्लाइमेटोलॉजी में आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा क्योंकि क्लासेस चल रही हैं, आप उसे फॉलो करिए। शिल्प कला और राज्य की बात करें तो लोंगपी मृदभांड सिक्किम में, ढोकरा शिल्प छत्तीसगढ़ और पट्टचित्र चित्रकला ओडिशा के अंतर्गत है। अब यहाँ पे आपको देखना है तो केवल दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन जो लोंगपी मृदभांड है ये आपके सिक्किम का नहीं बल्कि मणिपुर का जो है कि फेमस है। कहाँ का? मणिपुर की कला है। नेक्स्ट है आपका विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य कारक उत्तरदायी होता है? अनिवार्य कारक तटवर्ती व्यापारिक पवनों की उपस्थिति, आंतरिक महाद्वीप अवस्थिति, पवनों के पवन विमुखी भाग पर वृष्टि छाया प्रदेश। तो देखिए वृष्टि छाया प्रदेश होना तो सबसे इंपॉर्टेंट चित्र यहाँ पे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन इसके साथ अगर आप आंतरिक महाद्वीपीय अवस्थिति भी देख लोगे तो ये भी सही है क्योंकि ये तट के समीप नहीं होते, सामान्यतः तट से दूर होते हैं। चाहे आप देखो सहारा मरुस्थल देखो पूरे बीच अफ्रीका में, राजस्थान मरुस्थल देखो बीच में ही है, ठीक है। ऐसे विभिन्न मरुस्थलों को आप देखोगे तो ये तट से दूर होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रहा बार्ड शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये गूगल का अपने संवादात्मक एआई चैटबॉट से संबंधित है। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अभी मैंने पीटी 365 साइंस में इस चीज को पढ़ाया था आपको। अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपवाह ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की सहायक नदियां मुख्य धारा में लगभग समकोण पर मिलती है क्या? समकोण पर पे तो नहीं मिलती है। अरीय प्रतिरूप उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर धाराएं एक केंद्र से निकलकर बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। यानी जैसे मान लीजिए एक केंद्र हो गया, कोई चोटी हो गई, यहाँ से एक नदी निकल गई, यहाँ से एक नदी निकल गई, यहाँ से एक नदी, तो ये आप कह सकते हो अमरकंटक चोटी में आपको देखने को मिलता है। भाई ये आपकी सोन नदी होती है, अमरकंटक से निकलती है, ये आपकी नर्मदा नदी होती है और ये आपकी महानदी होती है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इस तरीके से निकल जाती हैं, अरीय प्रतिरूप का फॉलो करती है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को बीएचएस को अधिसूचित करने का अधिकार है, यानी कि जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में। तो आप कहोगे कि सर ये स्टेटमेंट तो आप गलत बता रहे हो, राज्य सरकारों को अधिसूचित करने का कहां अधिकार है, ठीक है, बल्कि स्थानीय निकायों के परामर्श से जो है कि करना पड़ेगा इसके लिए। और यायात्सो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। बिल्कुल सही बात है, यायात्सो जो है कि एक झील है जो कि यहाँ पर है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर जनवरी माह के दौरान उत्तरी भारत में अत्यधिक ठंड की व्याख्या करता है? किसकी वजह से ठंड ज्यादा पड़ती है? तो महाद्वीपीय स्थिति और दूसरा हिमालय में होने वाला हिमपात। तिब्बत के पठार से आने वाली ठंडी पवनों का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि हिमालय से रुक जाती है। अदरवाइज तिब्बत और साइबेरिया से जो ठंडी पवनें आती ना उसकी वजह से तो फिर भारत में बारिश ही नहीं होती। अब बारिश नहीं होती तो आप धान यानी जो चावल की खेती करते हो, जूट की खेती करते हो, ये हो ही नहीं पाती और भारत बहुत बड़े चावल के उत्पादन से वंचित रह जाता है। तो तिब्बत के पठार से कोई ठंडी पवन हमारे यहाँ भारत में प्रवेश नहीं करती क्योंकि हिमालय उसे रोक लेता है। तो पहला और दूसरा एकदम सही हो जाएगा, 63 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करनी है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं क्या? ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, यह भी सही है। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को हम असम हिमालय कहते हैं, यह भी सही है। लेकिन ध्यान देना कि जो काली नदी से शुरू होके, ध्यान देना हाँ, काली नदी से शुरू होके आपके तिस्ता नदी तक आता है, उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। 4 हिमालय के रूप में डिवाइड है, तो चौथा भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 1 2 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है
उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवालिक की तलहटी में मंद ढाल वाले मोटे जलोढ़ क्षेत्र जहां सरिताएं तलछट में विलुप्त हो जाती हैं, भाबर के नाम से जाना जाता है। क्या क्या उसे भाबर कहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मोटे मोटे पत्थरों वाले जो क्षेत्र होते हैं जहां पे मृदा के नीचे चली जाती है नदी और वो विलुप्त हो जाती है, ऐसा लगता है क्या? ठीक है। अगला है अत्यधिक बलुई दोमट मृदा वाले पुराने जलोढ़ को खादर के नाम से कहते नहीं। पुराने जलोढ़ को दोस्तों बांगर कहा जाता है, बांगर जहां पे कोई बाढ़ नहीं आती, तो ये गलत है। बाढ़ वाले मैदानों के निक्षेपण को भांगर कहा जाता है, ये भी गलत है, बल्कि इसे भांगर नहीं कहते बल्कि इसे खादर कहते हैं। इट मीन्स कि दूसरा और तीसरा अपोजिट लिखा गया है, तो गलत हो गया, तो केवल पहला सही है, ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रमुख बाह्य कारक के रूप में पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सी पवनों की अपरदनात्मक गतिविधि के कारण निर्मित होती है? अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, एक तो ज्यूजेन हो जाएगा और एक मेसा, यानी कि 1 2 दोनों सही हो जाएंगे, नदियां हैं ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अगर हम बात करें, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों पर विचार करते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होती है, पूरब से पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां जो प्रवाहित होती हैं भाई? तो आप देखोगे कि शरावती नदी केवल एकमात्र नदी है, जबकि ब्राह्मणी नदी भी क्या होती है, ये भी आपका वेस्ट टू ईस्ट जाती है, और स्वर्ण रेखा नदी भी क्या होती है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट जाती है, इसकी डायरेक्शन इधर होती है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी तरफ गिरती है, जबकि शरावती नदी जो है कि अपोजिट जाती है, तो केवल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल क्रिया के कारण विकसित स्थल स्वरूपों के संदर्भ में जल की अपर्दन क्रिया के परिणाम स्वरूप कौन से स्थल स्वरूप निर्मित होते हैं? जब जल के द्वारा अपर्दन किया जाता है तो आप देखोगे घाटियां भी निर्मित होती है, क्योंकि पर्वतों में जल ही तो है, नदियों का जल ही तो है जो अपर्दन कर रहा है। सिंधु घाटी नदी आप देख सकते हो, सिंधु नदी हो गई, सतलज नदी हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, ठीक है, चिनाब हो गई, ये सब प्रमुख नदियां हैं जो घाटियों का निर्माण कर रही हैं, जो हजारों सालों से जो है कि बहती चली आ रही है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो अवनमित कुंड भी होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, अवनमित कुंड, तो पहला और दूसरा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहां पे 69 की बात करें अगर हम, तो वर्चुअल रियलिटी की बात की जा रही है, तो इस पे देखते हैं करंट अफेयर्स का प्रश्न है। यह एक थ्री आयामी यानी कि 3D हो जाता है डिजिटल परिवेश है जो पूर्ण रूप से कंप्यूटर के माध्यम से ही जनित होता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लगेगा आपको कि ये बिल्कुल रियल दुनिया हो, लेकिन इसको पूरी तरीके से कंप्यूटराइज किया जाता है। और ऑगमेंटेड रियलिटी की भांति वर्चुअल रियलिटी छवियों को देखने के लिए किसी उपकरण या गियर की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, किसी ना किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे चश्मा वगैरह आप लगाओगे तब आप जो है कि उसका प्रयोग कर सकते हो, जो VR चश्मा होता है, ठीक है, तो मतलब वर्चुअल रियलिटी को रियलाइज करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, इसलिए केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी? तो आप देखोगे कि जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में आप सुबनसिरी को देख सकते हो और लोहित को देख सकते हो, दिबांग को देख सकते हो, लेकिन बराक को नहीं देख सकते, क्योंकि बराक आपके जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदी नहीं होती, बल्कि बराक क्या होती है, अगर आप बराक के बारे में जानना चाहोगे तो मैं बता दूं कि ये मेघना नदी की जो है कि सहायक नदी होती है, मेघना नदी की, ठीक है, क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आपस में मिल जाती है तो मेघना के नाम से कहलाती है, और मणिपुर से आने वाली जो बराक नदी थी वो मेघना की सहायक हो जाती है। तो इसका हो जाएगा केवल सी ऑप्शन 1 2 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुनामी के संदर्भ में, जो कि मैं कल वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर कराऊंगा। जैसे ही सुनामी की लहरें खुले समुद्र से उथले जल में पहुंचती हैं तो इसकी ऊंचाई तेजी से घटती है। खुले समुद्र से उथले जल में पहुंचने पर सुनामी की गति बढ़ जाती है। तो आप देखोगे दोनों ही अपोजिट लिखे हुए हैं भाई। जब खुले समुद्र से जब वो एक जल की तरफ पहुंचती तो उसकी तेजी से घटती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है तेजी से, और खुले समुद्र से उथले जल में आने पर उसकी गति घट जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 72 को अगर हम देखेंगे कि अप्रादेशिक मृदाओं यानी कि अजोनल, दो प्रकार की मृदा होती है, एक जोनल और एक अजोनल। तो अप्रादेशिक मृदाएं या अकटिबंधीय मृदाएं जो एक तरीके से अल्प विकसित होती है, अपरिपक्व, अभी मैच्योर नहीं हुई है वो मृदा, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रेगोसोल अवसादों की नियमित आपूर्ति होती है, गलत। लिथोसोल तीव्र ढालों पर अपर्दित मृदा, ये भी गलत। जलोढ़ शुष्क और ढीले बालू के टिब्बे होते हैं, ये भी गलत। ये तो बरखान कहलाते हैं ना। तो आप देखोगे उपयुक्त युग्मों में से कोई भी सही नहीं है। जो लिथोसोल होती है ये सामान्यतः मृदा के कण इतनी तीव्र गति से अपर्दित होते हैं कि तीव्र ढलान पर एकत्रित हो जाते हैं तेजी से, तो इसलिए ये गलत हो गया। और लिथोसोल की बात करेंगे, मतलब रेगोसोल की अगर हम बात करेंगे तो ये देखोगे एक तरीके से रेत के टिब्बे होते हैं, और जलोढ़ मृदाएं जो अवसादों की नियमित पूर्ति होती है यहाँ पे, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है।
अगला प्रश्न है 73 की बात करेंगे। यहाँ पे संगम स्थल है और नदियों का संगम की बात की जा रही है, तो पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। जैसे देवप्रयाग में आपको भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, विष्णुप्रयाग में आपको धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, लेकिन रुद्रप्रयाग में आप देखोगे पिंडर जो नदी है वो अलकनंदा से नहीं मिलती है, बल्कि रुद्रप्रयाग में जो मिलती है वहां पे मंदाकिनी या काली गंगा जिसे हम कहते हैं मंदाकिनी नदी मिलती है, ना कि पिंडर नदी। ठीक है, तो इसलिए तीसरा गलत था, तो केवल ए स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिसर्च फ्लिपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित रिवर्स फ्लिपिंग के बारे में पूछ रहा है। तो रिवर्स फ्लिपिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्या स्टेटमेंट से होगा। यह एक विदेशी संस्था के स्वामित्व को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। 2022-23 के अनुसार स्टार्टअप के संदर्भ में यह रिपोर्ट दी गई थी इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये बताया गया था। तो पहला सही है। पश्चिमी देशों में कर्मचारियों के लिए वीजा प्रतिबंधों के कारण कंपनियां रिवर्स फ्लिप करती हैं, ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, कि आपको इस वजह से जो है कि रिवर्स फ्लिप अपनाया जाए, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल पहला ही सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 75। ये परिच्छेद के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे आपसे जो ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी मैंने बताया था कि ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें होती जिनका तल समतल और एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है। तो भाई जब गुंबदनुमा की बात हो रही है और अंतर्वेदी यानी इंट्रूसिव है, जो कि मिट्टी के मतलब स्थल खंड के अंदर ही जम गया, तो ये आपका लैकोलिथ कहलाता है। क्या कहलाता है? लैकोलिथ कहलाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी रेगर या काली मृदाओं की विशेषता है, रेगुर मृदा जिसे हम कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो रेगुर मृदाओं के बारे में। तो यहां पर हमें विशेषताएं पढ़नी है इसकी। अगर आप देखोगे गौर से कि इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और वो लावा कौन सा था? वो बेसाल्टिक लावा था। बेसाल्ट यानी कि बेसाल्ट का मतलब क्या हो गया? वो क्षारीय लावा है जिसमें सिलिकॉन की मात्रा क्या होगी? कम होगी, सिलिका की मात्रा कम होगी। और इनमें लौह तत्व की मात्रा कम पाई जाती है क्या? अगर ध्यान से समझना, इनमें लौह तत्व की मात्रा कम पाई जाती है, तो मैं कहूंगा नहीं, इसमें लौह तत्व की मात्रा कम नहीं पाई जाती बल्कि ज्यादा होती है, और इसकी वजह से ही जो है कि इसका रंग भी काला होता है। फिर अगला स्टेटमेंट है, यह स्वतः जुताई की प्रकृति होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी 1 और 3 सही हो जाएंगे, क्योंकि जब बारिश का पानी पड़ता है तो बहुत चिपचिपी हो जाती है, और जब बारिश का पानी सूख जाता है, किसी प्रकार का पानी सूख जाता है, तो इनमें स्वतः एक दरारें बन जाती है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी, जिससे ऐसा महसूस होता है कि ये खेत जोते गए हों हल के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 77 की बात करें तो भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में बात कर रहा है, और कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो देखो, यह सामान्यतः भारी और काले रंग की होती है, तो हम कहेंगे कि ये काले रंग की तो होती ही नहीं है, बल्कि ये लाल रंग की होती है। फेरस ऑक्साइड की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, लोहे की ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये लाल रंग की होती है, न कि काले रंग की। काले रंग की तो रेगुर मृदा होती है, कपासी, तो पहला गलत हो गया। इसमें कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, यह भी गलत। मैंने पहली मृदा के प्रश्न में आपको बताया था कि भारत में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। नेक्स्ट है, ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होती है। यह बात सही है कि जहां पे भारी वर्षा होगी टेम्परेचर अधिक होगा। नेक्स्ट है, इनका उपयोग व्यापक रूप से मकान निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली ईंट बनाने में किया जाता है, तो यह भी सही है। तो जो आप देखते हो ईंटों का जो निर्माण होता है जिन मिट्टियों से, वो लेटराइट मृदाओं से ही सामान्यतः होता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधियों के संबंध में जो भू आकृतियां बनती हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। सिल पृथ्वी के भीतर जमे हुए लावा की एक क्षैतिज परत होती है कुछ इस तरीके से, तो ये बात बिल्कुल सही है, आज ही मैंने पढ़ा है। डाइक ऊर्ध्वाधर अंतर्वेदी भू आकृतियां होती है जो दीवार जैसी संरचना के रूप में विकसित होती है, बिल्कुल ऐसे करके होती है, यह भी सही है। और बैथोलित आग्नेय चट्टानों का एक विशाल पिंड होता है जो पृथ्वी के भीतर गर्म मैग्मा के जमाव के कारण निर्मित होता है, यह भी सही है, क्योंकि आग्नेय चट्टान ही तो सबसे अंदर पाई जाती हैं प्राइमरी रॉक के रूप में, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं, उष्ण आर्द्र विषुवतीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई तापमान का दैनिक परास बहुत कम होता है, तापमान का दैनिक परास बहुत कम होता है, किंतु तापमान का वार्षिक परास अधिक होता है। तो आप क्या कहोगे कि स्टेटमेंट गलत है? गलत है। विश्वों के दौरान 2 उच्चतम वर्षा बिंदु विषुवतीय जलवायु की एक विशेषता पाई जाती है, यह भी सही बात है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैगा परधौनी गुसाड़ी हरुल में क्या समानता है, मतलब ये जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? भाई ये क्यों चर्चा में है? तो आप देखो कि ये एक आदिवासी नृत्य है। कैसे नृत्य है? आदिवासी। अब अगर मैं बात करूं गुसाड़ी की, तो ये तेलंगाना का नृत्य है। किसका नृत्य दोस्तों? तेलंगाना का है। और अगर बैगा परधानी की बात करूं तो ये एमपी का नृत्य है, मध्य प्रदेश का है। और हरुल की बात करूंगा तो ये यूके यानी उत्तराखंड का नृत्य है। तो ये एक तरीके से कल्चरल नृत्य है।
अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षारीय लावा अत्यधिक तरल होता है और इसमें आयरन और मैग्नीशियम की निम्न मात्रा पाई जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें आयरन मैग्नीशियम नहीं बल्कि सिलिका की मात्रा कम होती है। यही तो मैं कब से चिल्ला रहा हूं, आपको बता रहा हूं। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, अम्लीय लावा उच्च गलनांक वाला एक अत्यधिक गाढ़ा पदार्थ होता है। बिल्कुल, इसमें अम्लीयता होती है क्योंकि ये सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। तो केवल बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर पे, जनजातियां हैं और राज्य की बात कर रहा है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में मिलती हैं। तो आप देखोगे इरुला जनजाति आपकी तेलंगाना में नहीं पाई जाती दोस्तों। इरुला जनजाति आपका तेलंगाना में नहीं होता है, बल्कि ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के कुछ जिलों में और केरल और कर्नाटक के भी कुछ हिस्से में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर टोटो की बात करें तो भाई टोटो क्या है? ये टोटो ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पाई जाती है, तो ये भी गलत है। बोडो की बात करें तो ये बोडो ओडिशा में पाई जाती है, ये बात सही है। तो सी ऑप्शन आपका मतलब बी ऑप्शन से हो जाएगा कि केवल तीसरा ही स्टेटमेंट आपका सही है। अगले प्रश्न को देखें 83 नंबर पे, सामाजिक वानिकी के संदर्भ में बात करनी है, सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो क्या बात करेंगे कि शहरी वानिकी का संबंध केवल सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाने और उनका प्रबंधन करने से है। ये बात गलत है कि केवल सार्वजनिक भूमि पर नहीं लगता है। जितनी भी, चाहे वो निजी भूमि हो, चाहे शहरी भूमि हो, चाहे सार्वजनिक भूमि हो, हर जगह उसको लगाना चाहिए। स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होता है। कृषि वानिकी का अर्थ होता है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर वृक्ष और कृषि फसलों एक साथ लगाने से होता है। ये बात सही है। सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक, निजी स्वामित्व वाली सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाना शामिल होता है। यहाँ पर ये पूछा रहा है। तो भाई सामुदायिक वानिकी में केवल और केवल सार्वजनिक भूमि का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांव, चारागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों किनारे, नहर, रेल पटरी, इनके किनारे लगा सकते हो, न कि निजी। तो निजी नहीं आता इसमें। ठीक है, तो आप देखोगे कि केवल दूसरा सही यानी बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आईटीसी जेड के बारे में। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पवनें नीचे उतरती हैं, अर्थात व्यापारिक पवन के रूप में क्या ये नीचे उतरती हैं? तो ये बात गलत है। जुलाई के महीने में आईटीसी जेड लगभग 20 डिग्री साउथ से लेकर 25 डिग्री साउथ पर स्थित होता है। ऐसी बात नहीं, जुलाई का महीना होता है गर्मी का महीना, जिसमें क्या होता है उत्तर की ओर होता है, यानी कि नॉर्थ डिग्री की ओर होता है, नॉर्थ की तरफ। और ये मैंने आपको बताया भी था अभी टेस्ट पेपर में, शुरू के 2-4 क्वेश्चन में। तो नॉर्थ की ओर होता है, न कि दक्षिण की ओर। तो ये भी गलत है। आईटीसी जेड में बदलाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और यही हमारे यहाँ फिर क्या बन जाती है, मई जून के बाद एक बारिश का कारण बन जाती है, यानी आपका देखोगे मानसून का आगमन हो जाता है यहाँ से। अगला प्रश्न है द्वीप और महासागर। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है एटलस की क्लास में, अगर आप देखोगे तो भाई सार्डिनिया याद होगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। एटलस की क्लास अगर आपने करी होगी तो बिल्कुल सही बता दोगे आप कि हाँ सर, सार्डिनिया भूमध्य सागर में हमने देखा था, फ्रांस का उस पर कब्जा था और हमने इसको बिल्कुल ठीक से पढ़ा था। सॉरी, इटली का कब्जा था सार्डिनिया पे। वहीं पे कोर्सिको नाम का एक द्वीप पड़ा था, फ्रेंच का था, जिसपे फ्रांस का कब्जा था। जांजीबार की बात करेंगे तो भाई जांजीबार आपके अटलांटिक महासागर में नहीं है, हिंद महासागर में है। ठीक है, ये अटलांटिक में नहीं बल्कि हिंद महासागर में है। और अगर हम वैंकूवर आइलैंड की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर में है। तो 1 और 3 सही है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भू आकृति निर्माण के संदर्भ में सर्क, अरेत, बर्गसुंड ये क्या है? अगर हम इनकी बात करें तो ये हिमाच्छादन के कारण निर्मित भू आकृतियां हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भारतीय शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना। भाई उत्तर से दक्षिण की ओर आ जाओ तो आप देखोगे चेन्नई, बेंगलुरु तो नीचे जाएगा, लेकिन भोपाल और जयपुर में अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? जयपुर देखने को मिलेगा, फिर भोपाल, फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु। तो इस आधार पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि अक्षांश के आधार पर विस्तारित किया गया है। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं क्या? भाई सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है सर। भूकंप की पी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। गलत, मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बताया एल तरंगे सबसे विनाशकारी होती है, न कि पी विनाशकारी नहीं होती, लेकिन इसकी गति बहुत तेज होती है। तो केवल पहला सही हो जाएगा 88 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 89 प्रश्न, सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आप विचार करना शुरू कर देते हैं। इसका उद्गम, अगर मैं बात करूं, इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के एक हिमनद से होता है क्या? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है। सतलज सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? नहीं, सतलज नहीं है दोस्तों, सतलज तो सबसे बड़ी सहायक नदी है ही नहीं, बल्कि चिनाब होती है सबसे बड़ी सहायक नदी। तो दूसरा गलत हो गया। सिंधु भारत में केवल जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र से होकर बहती है? गलत। अब तो जो है कि बल्कि वो लद्दाख से होकर बहती है, अब तो लद्दाख से होकर बहती है ना, तो ये भी गलत हो गया।
तो आपका केवल सी ऑप्शन होगा, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। 90 नंबर पे देखेंगे, भारत में शुष्क मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सामान्यतः संरचना बलुई और प्रकृति से लवड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें नमी की कमी होती है और इसमें ह्यूमस और जैविक पदार्थ बहुत कम होते हैं, यह भी सही बात है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि भारत में सभी मृदाओं में तो नहीं, लेकिन 95% मृदाओं में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अक्टूबर हीट, यानी कार्तिक मास की ऊष्मा जो परिघटना होती है, यह किससे संबंधित है। अगर इसके बारे में बात करें तो यह परिघटना मानसून के निवर्तन के दौरान होती है, यानी कि जब मानसून वापसी करता है, बिल्कुल सही बात है। और इस परिघटना से आकाश साफ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है, यह भी सही है। इस मौसम में आर्द्रता की कमी गर्मी को और बढ़ाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आर्द्रता की कमी नहीं होती, बल्कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो 1 और 2 हो जाएगा। प्लेट विवर्तन की संदर्भ में अगर आप बात करेंगे कि छोटी प्लेटों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो किसको छोटी प्लेट के रूप में जानते हैं भाई? प्रशांत महासागरीय प्लेट को तो बड़ी प्लेट कहते हैं। तो कोकोस और नजका, ये 2 छोटी छोटी प्लेटें हैं, तो केवल बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 छोटी छोटी प्लेटों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, लेकिन जो महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 93 की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरे हुए हैं, तट का उदाहरण है क्या? चौड़ा और उभरे हुए, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम संख्या में पाए थे, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु अथवा शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत प्रकार की जलवायु निम्नलिखित पर विचार करते हैं। और हम लोग निम्नलिखित पर विचार करना शुरू कर देते हैं। तो हमने देखा यह पूरे वर्ष पछुआ पवनों के स्थायी प्रवाह में रहती है। यह पूरे वर्ष पर्याप्त वर्षा होती है यहाँ, जिसमें ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारी वर्षा की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस जलवायु में 4 अलग अलग प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। तो आप देखोगे केवल 1 और 3 तो सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है। 95 की बात करेंगे, हाल ही में सुर्खियों में रहे अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव पद का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम व्याख्या करेगा? तो जो सर्वोत्तम व्याख्या करेगा वो करेगा, एक कंपनी अपने निवेशकों को अतिरिक्त नए शेयर जारी करती है। एक कंपनी अपने निवेशकों को अतिरिक्त नए शेयर जारी करती है। अब यहाँ पे 96 की बात करें तो नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां इस कारण पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। किस कारण से भाई पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं? तो हम देखेंगे प्रायद्वीपीय का झुकाव जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बना हुआ है, यानी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसका झुकाव ही कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इसलिए प्रमुख नदियां आप गोदावरी देख लो, कृष्णा देख लो, तुंगभद्रा देख लो, कावेरी देख लो, मैक्सिमम नदियां जो है कि आपकी पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाली न्यू स्टार्ट संधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था 365 में। तो आप देखोगे कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु हथियार न्यूनीकरण संधि है क्या? तो हम कहेंगे नहीं साहब, यह रूस और अमेरिका के बीच स्थित है, न कि ईरान। तो पहला गलत हो गया। इसके अंतर्गत 1000 से अनधिक सामरिक परमाणु हथियारों और अधिकतम 500 लंबी दूरी की मिसाइल और बम वर्षक तैनात करने का प्रावधान किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसे जो तैनात करने का जो प्रावधान है यह भी गलत है, ठीक है। 500 की बात नहीं है, बल्कि 800 मिसाइलों की बात है। तो दूसरा भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके गलत है, कोई सही नहीं है। अब यहाँ पे हम 98 प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्य क्षेत्रों में अवरोही क्रम बताना है आपको कि सबसे अधिक मैंग्रोव कहाँ है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो आप देखोगे कि जो सबसे अधिक आपको मैंग्रोव देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में कितना देखने को मिलेगा मैंग्रोव का क्षेत्र? लगभग 2114 किलोमीटर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखोगे कि गुजरात में देखने को मिलेगा, गुजरात में कितना है? 1175 किलोमीटर का क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा लगभग 616 किलोमीटर के आसपास। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जहां 324 किलोमीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 99 की बात करेंगे। अब तटीय व्यापारिक पवनों के कारण उष्ण ग्रीष्म ऋतु तटवर्ती पछुआ पवनों से शीत ऋतु में भारी वर्षा, साफ खुली धूप वाले मौसम के साथ उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु और आर्द्र मृदु शीत ऋतु स्थानीय पवनों की प्रमुखता। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये जो बातें की जा रही है ये आपके भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में बात की जा रही है, जहां रसदार फलों की खेती होती है। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। अब हम लोग इसी तरीके से लगभग 1.5 घंटे यानी 90 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या हम देखेंगे, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस बिंदु पर ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी कि उसे हम फोकस कहते हैं क्या?
उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित स्थान को अवकेंद्र यानी कि फोकस की मतलब कि हाइपोसेंटर कहते हैं, ईपी सेंटर भी कह सकते हो। भूकंपी तरंगों को सबसे पहले अधिकेंद्र पर ही महसूस किया जाता है। तो यहाँ पे 1 और 3 तो सही है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी कि ये अवकेंद्र नहीं कहलाता बल्कि अधिकेंद्र कहलाता है। हाइपोसेंटर नहीं होता बल्कि ईपी सेंटर होता है, इसलिए दूसरा गलत है। पहला सही है, तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थी आपकी सीरीज, और इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि इसकी व्याख्या भी दी जाती है, आंसर और एक्सप्लेनेशन, जो कि पूरी की पूरी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाती है। कहां पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपका टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं होगा तो आप वहां पे ग्लैंस एकेडमी करके ऑफिशियल, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। लगभग 7.1 के लोग जुड़े हुए हैं इस समय, 7,000 से ऊपर लोग। आप इसी चैनल को फॉलो करना, किसी भी फर्जी चैनल को फॉलो मत कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।